नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रिंसिक यानी नेज अर्धचालक पढ़े थे। शुद्ध या सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के शुद्ध प्राकृतिक स्वरूप को नेज अर्धचालक कहते हैं। सारा उसका हमने स्ट्रक्चर देखा है, करंट आदि इत्यादि सबको कैलकुलेट किया है। क्लियर है ना? नेज अर्धचालकों में एक समस्या आपको पढ़ते समय बता दी गई कि नेज अर्धचालकों में आवेश वाहक की संख्या अल्प होती है। जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि कमरे के ताप पर कुछ आवेश वाहक संयोजी बैंड से चालन बैंड में कूद जाते हैं, कुछ आवेश वाहक या कुछ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन उन कुछ इलेक्ट्रॉन्स के चालन बैंड में कूद जाने से अल्प चालकता तो आ जाती है, लेकिन वो इतनी पर्याप्त नहीं होती कि आप उससे उपकरण बना सकें, उसका उपयोग इंस्ट्रूमेंट के रूप में कर सकें। तो स्वाभाविक है, अब आपको चालकता में वृद्धि करनी होगी। तो सब कैसे करनी होगी, किस तरह से करेंगे? चालकता में वृद्धि करने का एक तरीका तो टेम्परेचर देना है, लेकिन आपको बता दिया गया है कि टेम्परेचर देना इटसेल्फ या अपने आप को क्रिस्टल को डैमेज करना है, क्योंकि आप कोवेलेंट बॉन्ड सारे ही डैमेज कर देंगे या सभी कोवेलेंट बॉन्ड को समाप्त कर देंगे तो स्वाभाविक है क्रिस्टल अपना अस्तित्व खो बैठेगा। जैसे आपको बताया था कि साहब कुचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो क्या हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं दे सकते? दे सकते हैं। पर क्या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कुचालक चालक में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा। हमने बताया था कि लकड़ी है, अगर उससे पर एटम या पर इलेक्ट्रॉन हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो हमें पूरे इलेक्ट्रॉन को बहुत अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी और इतनी दी गई एनर्जी से लकड़ी जल जाएगी। तो वह चीज जिसमें हम चालकता पैदा करना चाहते थे, जिसे हम चालक बनाना चाहते हैं, वह स्वयं ही डैमेज हो जाएगी, वह अपना अस्तित्व ही खो बैठेगी। तो स्वाभाविक रूप से गर्म करके, ताप देकर, ऊष्मा देकर चालकता में वृद्धि करना हमारे लिए अर्धचालकों में, हमारे लिए का मतलब अर्धचालकों में फायदेमंद नहीं है। उससे क्रिस्टल डैमेज हो सकता है या होगा। ठीक है, तो चालकता में वृद्धि करने के लिए क्या करें? अब सब मैं लकड़ी का ही उदाहरण ले लूं ताकि आप बात को समझ जाएंगे। लकड़ी को गर्म करके तो आप चालक नहीं बना सके, बल्कि कोयला बन गया। लेकिन आप लकड़ी में चालकता लाने के लिए उसको गीला कर देते, उसमें नमी होती, उसमें पानी होता, तो स्वाभाविक है सूखी लकड़ी को चालक है, लेकिन गीली लकड़ी चालक है। तो लकड़ी को गीला करके भी तो उसमें चालकता उत्पन्न की जा सकती है। अब लकड़ी को गीला करने का मतलब पानी को मिलाना। पानी लकड़ी के लिए अशुद्ध है, यानी पानी को मिलाना एक तरह से लकड़ी में अशुद्धि मिलाना कहेंगे। लकड़ी में लकड़ी तो मिला ही नहीं, लकड़ी में पानी मिलाया तो एक तरह से इम्प्योरिटी मिला दी, अशुद्धि मिला दी, उससे लकड़ी में चालकता उत्पन्न हो गई। अब ये सब कैसे होता है, मैं उसका पहले एक फेनोमेना समझाता हूं, फिर आगे नया टॉपिक लेता हूं। अब सब जैसे ये हमने ऊर्जा बैंड सबके दिखाए, ऐसे ही मैं लकड़ी का एनर्जी बैंड भी आपको दिखाता हूं। मैं समझा रहा हूं, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही हो, ये जरूरी नहीं। मैं आपको एक बात समझा रहा हूं कि चालकता क्यों बड़ी होगी। तो साहब ये लकड़ी का कंडक्शन बैंड, सॉरी
वैलेंस बैंड है ना, संयोजी बैंड। तो ये लकड़ी का संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड, इसकी लिमिटेशन हम EV से दर्शाई देते हैं, क्लियर। और ये लकड़ी का चालन बैंड, इसकी लोअर लिमिट को EC से दिखा देते हैं। ये कंडक्शन बैंड, ये सब एनर्जी गैप है, यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल जो मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बात को समझना कि लकड़ी गीली करने पर चालक क्यों बन गई, ये तो ये लकड़ी, समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। अब लकड़ी में आपने मिलाया पानी, चलो सब, लकड़ी में मिलाया आपने पानी, है ना। अब ध्यान से समझिएगा आप, लकड़ी में मिलाया पानी, है ना। ध्यान से समझना आपको बात को, यही बात क्योंकि मैं पढ़ाने जा रहा हूं तो वहां आपको समझने में आसानी रहेगी, है ना। ये मैं पानी का एनर्जी ग्राफ दिखाना चाह रहा हूं आपको, है ना। भाई ये बताना चाह रहा हूं कि सब पानी मिलते ही लकड़ी में चालकता क्यों आ गई, आग लगाने पे तो नहीं आई, या आग लगाने में तो वो खत्म ही होगी, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा। लेकिन हमने जैसे उसमें पानी मिलाया तब तो ऐसा नहीं हो। अब देखो, पानी का ऊर्जा ग्राफ या तो ये होगा या ये होगा, क्यों साहब, अब देखना, मेरी बात को समझना। चलो पहले इस पे बात करें नंबर 1 पर। ये पानी का एनर्जी ग्राफ है, सभी एक लेवल पे है ना, यानी अब ये सब मेरा व्यक्तिगत नजरिया है, इसमें कितनी सत्यता है उससे मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को इस बात से मतलब है कि बच्चे को ये बात जमनी चाहिए, ये कंसेप्ट होना चाहिए उस बच्चे के दिमाग में, तो बात सही हो जाएगी, वो समझ जाएगा, है ना। तो ये बच्चे के दिमाग का कंसेप्ट है ना। अपने को एनर्जी वाली एक्सिस पर ही फोकस रहना है, वो उस एक्सिस से अपने को कोई लेना देना नहीं है ना, उस एक्सिस को आप छोड़ो, या डिस्टेंस कह दो उस एक्सिस को, ये एक नई चीज मिलेगी आपको बिल्कुल। अरे यार एक मिनट, है ना, ये बिल्कुल नई चीज, ये एनर्जी, ठीक है, और ये डिस्टेंस मिलाने जा रहे हैं तो डिस्टेंस कम करेंगे इससे, है ना। इधर से करेंगे तो डिस्टेंस कम करेंगे, उधर से करेंगे तो अब इसको इधर दिखाना पड़ा, पर ये डिस्टेंस वाले को तो आप एक बार के लिए मत देखो, आप तो इधर आ जाओ। अब ये पानी का ग्राफ है, एनर्जी ग्राफ, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, है ना। अब जब आपने लकड़ी में पानी मिलाया, ठीक है, तो देखो पानी का चालन बैंड नीचे है और वो किसके लेवल में आ रहा है, लकड़ी के वैलेंस बैंड के लेवल में आ रहा है। तो जैसे ये दोनों मिक्स होंगे, लकड़ी में पानी मिक्स होगा, तो पानी मिक्स होकर लकड़ी का चालन बैंड नीचे ले आएगा। जब ये चालन बैंड नीचे ले आएगा तो वह किसमें, या उसका अतिव्यापन किससे हो जाएगा, वैलेंस बैंड से, संयोजी बैंड से, और दोनों अतिव्यापित हो गए तो वर्जित ऊर्जा अंतराल खत्म। वर्जित ऊर्जा अंतराल खत्म, इसका मतलब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयरिंग में है,
चालन बैंड के साथ। इससे विद्युत क्षेत्र आरोपित करते ही प्रवाहित हो तो तुरंत धारा प्रदान करेंगे। तो देखो पानी मिलाते ही चालकता आ जाएगी, क्योंकि पानी मिलकर लकड़ी का जो चालन बैंड ऊपर है उसको कहां ले आएगा, नीचे धक्का दे देगा, और ये किसके अंदर एंटर कर रहा है, वैलेंस बैंड के अंदर, है ना। तो सब पानी मिलता है तो लकड़ी का चालन बैंड नीचे गिरा देता है, और किससे अतिव्यापन कर देता है, वैलेंस बैंड से। तो स्वाभाविक है फिर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में भ्रमण करते रहते हैं, विद्युत क्षेत्र लगाते ही धारा दे देते हैं। दूसरा चांस हो सकता है पानी का एनर्जी ग्राफ ये वाला हो। कैसे साहब, अब देखें साहब, ये पानी का वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। अब देखें आप, एक तो संभावना ये है, इन दोनों को आपने मिलाया, अब इसको मत देखना, अब इन दोनों को देखना। पानी का वैलेंस बैंड ऊंचा है और वो किससे अप्रोच करता है, लकड़ी के कंडक्शन बैंड से। अगर वो पानी का एनर्जी ग्राफ है तो स्वाभाविक है कि जिस ही पानी आप लकड़ी में मिलाओगे तो पानी वैलेंस बैंड को ऊंचा उठा लेगा, क्योंकि उसका वैलेंस बैंड इससे ऊपर है। अब वो वैलेंस बैंड को उठा के किस में मिलवा देगा, कंडक्शन बैंड में। पुनः कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड और संयोजी बैंड का अतिव्यापन हो गया, और अतिव्यापन हो गया तो स्वाभाविक है विद्युत क्षेत्र आरोपित करती धारा मिलेगी। तो साहब पानी को अशुद्धि के रूप में जब हम मिलाते हैं तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है साहब, ये मैं कोई किताबों में तो लिख नहीं रहा ऐसा, ये मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ। अब पानी का ग्राफ होता है नहीं होता उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरा काम है आपको समझाने की अप्रोच तक ले जाना। मेरा समझाना ये था कि लकड़ी को गर्म करते हैं तो कोयला बन जाती पर चालकता नहीं आती, जबकि गर्म मत करो, नमी यानी पानी मिला दो तो चालकता आ जाती है। तो एक प्रक्रिया में तो इतनी एनर्जी दी और चालकता नहीं आ रही, और एक प्रक्रिया ऐसी भी है जिसमें एनर्जी दे ही नहीं रहे, केवल पानी को अशुद्धि के रूप में खड़ाक से चालकता। नमी युक्त लकड़ी करंट मारती यानी चालक की तरह काम करती है। तो यही होता होगा कि या तो पानी उसका चालन बैंड गिरा देगा, या तो पानी चालन बैंड को नीचे ला देगा, है ना। पानी चालन बैंड को नीचे ला देगा। अब चालन बैंड को किस में मिला देगा, ये सॉरी वैलेंस बैंड को उठा के, यही कहे तो चालन बैंड को नीचे ला देगा, ये वैलेंस बैंड उठा देगा। यहाँ पे देखो आप कि साहब ये चालन बैंड ऊपर चला गया, अब ये दोनों एक जगह आ गए, तो या तो संयोजी बैंड उठ जाएगा या चालन बैंड गिर जाएगा। तो पानी या तो चालन बैंड को नीचे लाएगा लकड़ी के, या तो चालन बैंड को नीचे लाएगा, या वैलेंस बैंड को ऊपर उठा देगा। दोनों में से कुछ भी हो। अगर पानी चालन बैंड को नीचे लाता है तो भी अतिव्यापन हो रहा है या वर्जित ऊर्जा अंतराल घट रहा है, या वैलेंस बैंड को उठा के ऊपर ले जा रहा है तो भी अंतराल घट रहा है या अतिव्यापन हो रहा है। यानी आपके सिर पर पत्थर गिरा या पत्थर पर सिर गिरा, फूटेगा तो सिर ही। लेकिन दोनों में अंतर है कि बैठे बैठे सिर पर पत्थर गिर गया, लेकिन मेरा सिर ही पत्थर से टकरा गया, तो दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं। एक में मैं खुद टक्कर करने गया, दूसरी प्रक्रिया में तो बैठा था, अपने आप ही पत्थर गिरा। लेकिन दोनों से
परिणाम एक ही आया, सिर फूटा। तो परिणाम दोनों का एक ही है, या तो पानी लकड़ी के चालन बेंड को खींच के नीचे लिया है, वैलेंस बैंड में मिला दे, है ना। या ऐसा हो सकता है कि वैलेंस बैंड को खींच के ऊपर ले जाए और चालन बेंड में मिला दे। तो जिससे भी हो, पानी इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो करता होगा, या तो कंडक्शन बेंड गिराता होगा या वैलेंस बैंड उठाता होगा। यहां कंडक्शन बेंड गिरा या वैलेंस बैंड उठा, किसका? लकड़ी का। अब लकड़ी के पास पूछो, लकड़ी के पास आके देखो, तो अगर उसका कंडक्शन बेंड गिरा तो भी वर्जित ऊर्जा अंतराल घटेगा और अतिव्यापन का चांस बढ़ेगा, चालकता आएगी। या वैलेंस बैंड उठा तो भी वर्जित ऊर्जा अंतराल घटेगा या अतिव्यापन होगा, चालकता आएगी। तो सब यहां पे आपको यही देखने को मिल रहा है। देखो, इसने वैलेंस बैंड उठा लिया, ये यहां से कहां ले गया? यहां, और किसमें जाके घुसा दिया? इधर देखो, इसने चालन बेंड गिरवा दिया, ये देखो नीचे ला दिया, किसमें घुसा दिया? वैलेंस बेंड में। तो परिणाम, इन तीनों के परिणाम एक ही होंगे, चाहे आप 1+3 करें या आप चाहें तो 2+3 करें, दोनों से ही अल्टीमेटली रिजल्ट यही होगा कि चालन बेंड और वैलेंस बेंड यानी संयोजी बेंड और चालन बेंड का अतिव्यापन होने के चांस बढ़ेंगे। ये देखो, ये चालन बेंड नीचे आया, कब? कंडक्शन बेंड नीचे आया, कब? जब आपने नंबर 1 मिलाया, है ना। दूसरा देखो, ये कंडक्शन बेंड नीचे आया। अब दूसरा देखें आप, है ना, दूसरे में आप देखें कि संयोजी बेंड ऊपर उठ गया, ये देखो यहां चला गया, है ना, एनर्जी वाली करनी। 2 ने क्या करा? वैलेंस बेंड को उठा दिया। दोनों में से कुछ भी हो, बीच में अतिव्यापन हो गया, और जहां अतिव्यापन हो गया वहां आप कहेंगे वर्जित ऊर्जा अंतराल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। वर्जित ऊर्जा अंतराल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, चालकता आ गई। तो मेरे कहने का मतलब है, इस एग्जाम्पल से इस बात को समझ सकते हैं कि सब अगर हमें चालकता उत्पन्न करनी है तो टेम्परेचर देने के बजाय हमें अशुद्धि मिलाना ज्यादा फायदेमंद है ना। अब इसी तर्ज पर आज का लेक्चर चालू करता हूं मैं। आज का लेक्चर है बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक। इसे एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं। इंट्रिंसिक तो आपका प्योर होता है ना, तो इससे एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर बोलते हैं। 1 मिनट, है ना।
एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर है ना। अब ये क्या चीज है साहब? लास्ट लेक्चर में तो अपन ने नेज अर्धचालक पढ़ा था, अब इसमें पढ़ रहे हैं एक्सटेंसिव। बात को सुने आराम से। आज का लेक्चर शुरुआत मैंने यहीं से की थी कि नेज अर्धचालकों में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन व होल अत्यल्प मात्रा में होते हैं। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको कह दिया था कि कमरे के ताप पर वही इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाएंगे जो एक्साइटेड थे, अधिकांश इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन अब चलेगा तो अल्पचालकता तो आएगी, ये तो बोलना ही पड़ेगा, ये भी बोलना ही पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जा चुका है। दोनों बातें बोलनी पड़ेंगी, तो बोली। लेकिन वैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन कुछ ही जाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन से आप कितनी चालकता एक्सपेक्ट करते हो? स्वाभाविक है, बहुत अधिक नहीं। तो यही बात मैं कहने जा रहा हूं कि साहब नेज अर्धचालक जो हमने पढ़े उनमें आवेशवाहक अल्प संख्या में होते हैं। आवेशवाहक अत्यल्प संख्या में होते हैं तो धारा अति अल्प होती है ना। धारा आपको मैंने लिखा रखी थी इसमें ना, जैसे I इज इक्वल टू NeAVN। ये तो इलेक्ट्रॉन के कारण, थोड़ा सा बड़ा लिख दूं है ना, ताकि इसको क्या यूज भी करते रहेंगे अपन। इसको व्हाइट से लिख देते हैं, है ना। अर्धचालकों में धारा I इज इक्वल टू NeAVD की जगह VN, ये तो इलेक्ट्रॉन धारा, प्लस PeAVP, ये होल धारा है ना। अब N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या और P एकांक आयतन में होल की संख्या, ठीक है साहब। ये चीज अगर फ्री की बात करें तो एकांक आयतन में नेज अर्धचालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल की संख्या अति अल्प होती है। और जब एकांक आयतन में फ्री होल और फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अति अल्प है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही अधिक होते तो फिर उसको चालक नहीं कहते अपन, फिर तो चालक ही कहते। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक नहीं होते, अल्प मात्रा में होते हैं। इसलिए स्वाभाविक है नेज अर्धचालकों की चालकता अत्यल्प होती है। क्लियर? जो किसी युक्ति बनाने के तो काम की नहीं है। फिर उस हिसाब से तो आप मत सोचो कि आप उससे कोई डिवाइस तैयार कर लोगे। हम डिवाइस से तैयार करने बैठे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उससे तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि उससे कोई डिवाइस कंप्लीट होगी। तो क्या करें साहब? दूसरा जरिया है, हमें ताप दे देना चाहिए, हीट दे देनी चाहिए, गर्मी दे देनी चाहिए, उष्मा देनी चाहिए। लेकिन हम इस बात को भी तो जानते हैं कि उष्मा देने पर सहसंयोजक बंध टूटेंगे, और सहसंयोजक बंधों के टूटने से या अधिकांश सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो क्रिस्टल क्षतिग्रस्त हो जाएगा। और अभी आपको समझा कि निमटाओं के लकड़ी को आप दो, चल जाएगी। कोयला बन गया, चालकता तो नहीं आई, तो शेप ही खत्म हो जाएगा, वो चीज ही खत्म हो जाएगी, वो क्रिस्टल ही डैमेज हो जाएगा। तो सब ताप में वृद्धि से चालकता में वृद्धि करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है, वो बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। आपने शुरू में जब कंप्यूटर आए थे तो गौर किया होगा कि शुरू में जब कंप्यूटर आए थे तो उनके लिए एसी अनिवार्य था, एयर कंडीशनर अनिवार्य था, क्योंकि टेम्परेचर इनका दुश्मन होता है। अब तो खैर टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी, अब ताप का प्रभाव हमने कंट्रोल कर लिया है। वो कैसे क्या है सब बता दूंगा मैं आपको। अब कंप्यूटर के लिए आपको ऐसा नहीं है कि उसको एसी से चलना पड़ा, आप कहीं भी चलाओ चलेगा, वर्क करेगा, कंट्रोल किया हमने। तो सब
हम क्या करेंगे, ताप बढ़ाने के बजाय अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि करने के लिए पंचसंयोजी जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये पंचम वर्ग के तत्व, या त्रिसंयोजी तृतीय वर्ग, बोरॉन है, गैलियम है, एल्यूमिनियम है, इनको अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। खुद सिलिकॉन और जर्मेनियम फोर्थ वैलेंस है, यानी चतुर्थ वर्ग के हैं। चतुर्थ वर्ग का तो कार्बन भी है, लेकिन कार्बन में वर्जित ऊर्जा अंतराल ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इससे वो अर्धचालक की श्रेणी में खड़ा नहीं है। तो कुल मिला के हम, जैसा भी मैंने लकड़ी में समझाया आपको डिटेल में, तो हम चालकता या अर्धचालक की चालकता में वृद्धि करने के लिए थर्ड या तृतीय वर्ग, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, या 4 से एक ज्यादा पेंटावेलेंट यानी पंचम वर्ग, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, इनको अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे। अशुद्धि मिले हुए अर्धचालक को बाह्य व अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं, तथा अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। हिंदी में उसको अपमिश्रण कहते हैं, अंग्रेजी में डोपिंग, है ना। अंग्रेजी में तो अपन कहेंगे डोपिंग, और हिंदी में उसे कहते हैं अपमिश्रण। तो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग अंग्रेजी में और हिंदी में कहलाती है अपमिश्रण। ये थोड़ा सा एक स्पेशल तरीका है जो आपको भी समझाया जाएगा, है ना, कि साहब डोपिंग में किसे कहना चाह रहा हूं, या डोपिंग के मेरे लिए या आपके लिए क्या मायने होंगे, है ना। तो सब अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। अपन डोपिंग ही बोल, हिंदी मीडियम में कोई मार्जिन है आपको जो इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं है। आप इंग्लिश का वर्ड डोपिंग, तो डोपिंग को डोपिंग ही लिख सकते हो, है ना। उसको अपमिश्रण लिखना जरूरी नहीं है, आपको याद नहीं हो तो हिंदी वाला इंग्लिश के वर्ड को ऐसा कैसे लिख सकता है ना। जैसे आप ऐसे ही लिख दो डोपिंग, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूं लिख दो डोपिंग, उसको सब बोलते भी डोपिंग ही है ना। तो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक में आपको ये फैसिलिटी होती है कि आप इंग्लिश वर्ड को सीधा हिंदी में लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर। अब यहां पे एक बात ये भी है, तो अशुद्धि मिले हुए अर्धचालक को बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। अशुद्धि की मात्रा इन जनरल अगर कहें अपन जनरल, तो इससे तो बोल दें 10 लाख, शुद्ध में 1 लाख अशुद्धि का आइटम है, इसे बुक में लिखा होता है। मैं आपको वही समझा रहा हूं कि साहब अशुद्धि की मात्रा अति अल्प होती है। उदाहरण के लिए 10 लाख शुद्ध एटम में, शुद्ध सिलिकॉन के एटम में 1 अशुद्धि तत्व के परमाणु को मिलाते हैं, लेकिन ये बात उचित नहीं है, सही नहीं है। एक्चुअली जो चीजें हम बनाने जा रहे हैं उनकी कई यूज हैं, एप्लीकेशंस हैं, तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम तैयार कर देते हैं, जैसा भी एप्लीकेशन मांगेगी। तो अशुद्धि का वेरिएशन रहता है, ज्यादा भी मिलानी पड़ सकती है, कम भी मिलानी पड़ सकती है ना। तो वो नहीं है साहब, जैसे अपन समझते हैं ना कि साहब अशुद्धि मिल की मात्रा बहुत अल्प होती है, ऐसा नहीं, वो तो डिपेंड करता है एप्लीकेशन पर। अब आ जाओ साहब अशुद्धि मिले हुए अर्धचालक, ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार में पहला प्रकार है ना, पहला प्रकार आओ ए, है ना। ए में हिंदी में बोले तो ऋणात्मक
है ना, ऋणात्मक अर्धचालक, है ना। अब इंग्लिश में बोले तो इसको सिंपल बोल दो, एन अर्धचालक। और जो सबसे कॉमन चीज है बोलने में, आप तो बस उस पर फोकस हो, आप तो इसको एन टाइप बोल देना, है ना, एन टाइप। स्मॉल लेटर लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एन टाइप क्यों कह रहे हैं, मैं आपको दो तरीके से समझाता हूं। पहले साहब क्रिस्टल बना देता हूं मैं, है ना। क्रिस्टल बनाने के बाद फिर आपको पूरी बात समझाता हूं। पूरी बात का मतलब दो बातें मुझे समझानी है। दो बात में एक बात तो ये है कि चालकता कैसे बढ़ गई, है ना, और दूसरी बात ग्राफ से समझाता हूं कि चालकता बढ़ने के मुख्य कारण क्या रहे। तो ये तो मैं प्योर पहले सिलिकॉन क्रिस्टल बना रहा हूं, अभी कोई अशुद्धि नहीं मिला रहा, वो आपको सब अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया में सारा एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो अभी तो शुद्ध शुद्ध देखो आप चित्र में, फिर इनमें अशुद्धि मिलाएंगे और अशुद्धि मिलाने से क्या होगा, कैसे चालकता इंक्रीज होती है, वो सब अपने को लाइव देखना है और लाइव समझना है ना। आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है साहब। सब जगह जम गया। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा दें तो ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ये क्रिस्टल है साहब, दिखानी पड़ती है, पूरी काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है, लेकिन अब है जो है। ये सब सभी जगह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा रही, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, उसके बारे में अपन चर्चा पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, है ना। जहाँ भी अब देख लेना कहीं रह गया हो तो। अब आप इतने तो अंडरस्टूड है ही से अपना काम, है ना, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है ही से। सिलिकॉन का ले लेते हैं क्रिस्टल, है ना, तो इसको सिलिकॉन क्रिस्टल, ये तो मैंने प्योर सिलिकॉन दिखा दिया आपको। अब कंफर्ट होके देखो आप, है ना, थोड़ा सा, ये तो सिलिकॉन। अब इधर शुद्ध सिलिकॉन का ऊर्जा ग्राफ, है ना। अब ये अशुद्ध नहीं मिलाई, सब एक एक चीज में आपको समझाऊंगा, है ना। ये आपका कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड, और ये आपका वैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड। ये सब इसकी जो लिमिटेशन है वो अपन ऐसे लिख देते हैं, ईवी और ईसी। ये बीच में सब वर्जित ऊर्जा अंतराल है, जो अपन जानते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। या अपन यूं समझ लें कि अपन तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात ही कर रहे हैं, तो अपन तो ऑन एन एवरेज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दें, क्योंकि अपन तो जानते हैं जिसको अपन मिला रहे हैं, ठीक है। अब अभी उधर भी अशुद्धि नहीं मिलाई, इधर भी कोई अशुद्धि नहीं मिलाई। ये विभिन्न स्तर होते हैं इसमें। अब मैं ज्यादा तो बनाने के मूड में हूं नहीं, थोड़े बहुत बना देता हूं। लघु परास में अति निकट स्थित ऊर्जा स्तरों के समूह को बैंड कहते हैं। एग्जैक्टली इसमें भी कई सारे स्तर अवेलेबल हैं, वो स्तर दिखा देते हैं, है ना। भिन्न भिन्न स्तर में संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है, इससे देखो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन एंगेज हैं किसमें, बॉन्डिंग में, है ना। वो आपको दिखाई दे, मैंने संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन का एंगेजमेंट, है ना। एक मिनट, यस, ये संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन एंगेज, सॉरी वो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल दिया, चलो सर, ये संयोजी बैंड में
ये एंगेज इलेक्ट्रॉन है जो आपको दिखा रखे, भरा हुआ है, अष्टक पूर्ण इसका, देखो 8th पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। चालन बैंड अभी खाली है ना, यानी अभी तो ये चालक नहीं है, क्लियर। खैर अभी चालक की हम बातें नहीं करने लगे, हम तो अभी ऋणात्मक इससे क्यों कहते हैं ये भी समझना चाहते हैं, चालकता कैसे बढ़ जाती है, ये 2 बातें तो हमें समझनी है। देखो अगर परिभाषा से बोलें, आपको पेंटावेलेंट यानी आपको ऋणात्मक अर्धचालक बनाना है, तो आप पंचसंयोजी जो 5th ग्रुप है उसके तत्व को अशुद्धि के रूप में या उसके तत्व के परमाणु को अशुद्धि के रूप में मिलाओगे। 5th में कौन कौन है साहब? फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है ना, ये सब 5th वैलेंस हैं। इन सभी के आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये सब जिसको मिलाने जा रहे हैं अपन, तो ये 5th वर्ग, पंचम वर्ग है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, परिभाषा में तो सिंपल सा बोलोगे आप, यदि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में, सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंचम वर्ग के तत्व का परमाणु या पंचम वर्ग के तत्व जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी के परमाणु को अशुद्धि के रूप में मिला दिया जावे, तो प्राप्त अर्धचालक को एन टाइप यानी एन अर्धचालक कहते हैं। ये तो सामान्य परिभाषा। अब इसकी प्रक्रिया समझिए, फेनोमेना समझिए आप, है ना। अब देखो डोपिंग किसे कहते हैं वो भी दिखाता हूं, ठीक। अब मैं आपको प्रक्रिया समझाता हूं। ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में हम सिलिकॉन के स्थान पर, एक मिनट, ये है ना, सिलिकॉन के स्थान पर फास्फोरस का परमाणु प्रतिस्थापित करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये खुद चतुर्थ संयोजी हैं, 4th ग्रुप के, इनके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, क्लियर। अब इसमें आप सिलिकॉन के स्थान पर फास्फोरस के परमाणु को स्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब उसको निकालते हैं, इसको रखा जाता है, क्लियर सर। तो स्वाभाविक है पंचसंयोजी फास्फोरस के परमाणु के बाह्यतम कोश में 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन, कितने? 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्रिस्टल के 4 आबंध पहले की भांति बनाए रखेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त फास्फोरस के पास है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो तो पेंटावेलेंट है, फास्फोरस पंचसंयोजी है। तो साहब जब आपने सिलिकॉन के स्थान पर फास्फोरस का परमाणु प्रतिस्थापित, इसी को कहते हैं डोपिंग, है ना, उसी जगह स्थापित होना चाहिए सिलिकॉन की जगह, तो इससे ये मिश्रण या मिलाने की प्रक्रिया सामान्य नहीं कहलाई, इसको डोपिंग विशेष कारणों से कहा गया। तो साहब जब आप सिलिकॉन के स्थान पर फास्फोरस का परमाणु प्रतिस्थापित करते हैं, तो फास्फोरस के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन 4 सहसंयोजक बंध पूर्व की भांति बनाए रखते हैं,
लेकिन अब अष्टक से एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो चुका है। फास्फोरस के आउटर ऑर्बिट में तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। स्वाभाविक ये अनस्टेबल पोजीशन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से लूजली बॉन्डिंग में रहता है। सिलिकॉन में देखोगे तो इसको हटाने के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम की बात करोगे तो इसको रिप्लेस करने के लिए 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नगण्य एनर्जी, क्योंकि ये वास्तव में फास्फोरस के कांटेक्ट में अब रहा ही नहीं, ये तो एक्स्ट्रा ही हो रहा है, अतिरिक्त ही हो रहा है। तभी तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिलिकॉन में दी जाने वाली ऊर्जा कितनी, मात्र 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम कितने में कितनी, मात्र 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि न के बराबर। ये ध्यान रखना, जो मैं ऊर्जाएं बोल रहा हूं उसमें थोड़ा वेरिएशन बुक टू बुक होता है। कोई में 0.02 बताते हैं जर्मेनियम के लिए और 0.03 सिलिकॉन के लिए, तो बुक टू बुक वेरिएशन है, लेकिन वो एनर्जी रेंज 0.0 में ही है, 0.03 0.05। अब आपको पहले ही ये बता दिया गया है कि कमरे के ताप पर ही आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसी एनर्जी मिल जाती है। ये पिछले उसमें बताया था आपको कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह कमरे के ताप पर उपलब्ध होने वाली, आसानी से उपलब्ध होने वाली ऊर्जा है। तो स्वाभाविक है 0.05 और 0.03 तो कुछ भी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन यूं मान के चलिए आप कि क्रिस्टल को गिफ्ट मिला है, किसकी तरफ से, फास्फोरस की तरफ से। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो ये तो सीधा धारा चलन का काम करेगा। अब विद्युत क्षेत्र लगाओ तो लूज है, इसको तो अब निकालने के लिए देने वाली ऊर्जा भी न के बराबर है, तो ये तो क्रिस्टल में चालकता उत्पन्न कर देगा। तो साहब फास्फोरस का हर एटम क्रिस्टल को 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर के रूप में डोनेट करता है, डोनेट सीधा दान देता है। तो अशुद्धि को दाता अशुद्धि कहेंगे, इसको कहेंगे अपन दाता अशुद्धि। है ना, ये इलेक्ट्रॉन देने की नेचर रखता है जिससे इसने दिया। अब मान लो अगर 10 लाख एटम मिलाते तो कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, 10 लाख इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी तक यहां कोई होल है क्या, नहीं भाई, सहसंयोजक बंध तो तोड़ा ही नहीं अपन ने, तो अभी यहां कोई होल उपलब्ध नहीं है। पर इलेक्ट्रॉन बिना होल के ही मिल गया, किसकी कृपा से, पंचसंयोजी तत्व के परमाणु की कृपा से 1 इलेक्ट्रॉन सीधा गिफ्ट मिला है। क्लियर साहब? तो सब अच्छा, एक और बात, बड़ी गजब की बात है, क्या क्रिस्टल आवेशित हो गया क्या, नहीं। देखो सिलिकॉन के नाभिक में 12 प्रोटॉन और ऑर्बिट में 12 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के अगर अपन परमाणु में देखेंगे तो जितने प्रोटॉन नाभिक में उतने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस भी विद्युत उदासीन है, सिलिकॉन भी विद्युत उदासीन है, क्रिस्टल भी विद्युत उदासीन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन तो क्रिस्टल की बॉन्डिंग की वजह से मिला आपको, क्योंकि आपने जहां 4 इलेक्ट्रॉन वाला एटम काम कर रहा था वहां 5 इलेक्ट्रॉन वाला लगा दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपकी टेक्निक से आपको गिफ्ट मिला है, तकनीकी से, दिमाग से। वरना क्रिस्टल टोटल क्रिस्टल देखें, अगर चार्ज ऑन क्रिस्टल, वो तो टोटल क्या है, 0 है। क्रिस्टल पे तो चार्ज ही नहीं है, क्योंकि फास्फोरस के नाभिक में जितने प्रोटॉन है
उतने आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। तो स्वाभाविक रूप से किसी प्रकार का कोई यहां पर आवेश नहीं है। वो तो एक इलेक्ट्रॉन आपको इसलिए मिला क्योंकि जहां सिलिकॉन एटम था वहां आपने किसको एडजस्ट कर दिया, फास्फोरस को, और फास्फोरस को एडजस्ट किया तो एक इलेक्ट्रॉन वहां से आपको निकलता हुआ दिख रहा है। तो सब जितने आप फास्फोरस के एटम अशुद्धि के रूप में मिलाते जाएंगे, हर एटम क्रिस्टल को अतिरिक्त एक इलेक्ट्रॉन देता जाएगा, जो बहुत अल्प ऊर्जा जो अति अल्प ऊर्जा। अब देखो आप इसमें इस ग्राफ में बताऊं तो फास्फोरस की जो आपने ये जो डोनर है इसका जो आप देखो दाता ऊर्जा स्तर, ये देखो थोड़ा सा नीचे ले लूं, ज्यादा ऊपर हो गया थोड़ा ना, मैं आपको भी समझा देता हूं, या पहले एक एक बात समझाता हूं, नहीं तो फिर क्या है दो बातें मिक्स हो जाएंगी, चक्कर पड़ जाएगा ना। हाँ, तो साहब यहां पर अभी होल तो मुक्त हुआ नहीं है, अभी तो यहां फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन दिए और ये इलेक्ट्रॉन लूज है, मतलब सीधे कहां पर है, चालन बैंड में। अगर आपने 5 फास्फोरस के एटम मिला है तो 5 इलेक्ट्रॉन सीधे कहां मिल गए, सीधे क्रिस्टल के चालन बैंड में पहुंच गए। लूजली है वो 0.03 और 0.05 से लूज हो जाते हैं, तो ये सीधे कहां मिल गए। अभी यहां कोई होल है क्या, नहीं है, क्रिस्टल में कोई होल है क्या, नहीं है। अब इस समय अगर आप विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, मान लीजिए क्रिस्टल की बॉन्डिंग ब्रेक नहीं हुई, तो भी तो धारा चालन का काम होगा, भले अल्प धारा हो, क्योंकि आवेशवाहक अल्प है, अल्प मात्रा में है। लेकिन बिना सहसंयोजक बंध टूटे यहां पर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाता है। किसकी वजह से, डोनर की वजह से, दाता अशुद्धि फास्फोरस की वजह से। तो सब स्वाभाविक है, यहां पर आवेश वाहक का कार्य, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन, तो यह आवेश वाहक का कार्य बहुसंख्यक, आवेशवाहक का कार्य कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं। यहां किसका अधिक्य है, इलेक्ट्रॉन का अधिक्य है। इससे अर्धचालक को क्या कहते हैं, नेगेटिव टाइप, ऋणात्मक अर्धचालक, क्योंकि यहां पर अधिक संख्या जो है वो उन आवेशवाहकों की जिन पर आवेश ऋणात्मक होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की है। क्लियर है ना। अब क्रिस्टल से भी आप बात समझ गए कि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन सीधा कहां कूदा हुआ था, है ना। ऋणात्मक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन है। अभी क्योंकि अर्धचालक है तो यहां पे ये ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही होंगे, तो अभी उसकी बारी आने दीजिए। अब आपने फास्फोरस मिलाया, तो फास्फोरस का जो डोनर लेवल है, जो दाता ऊर्जा स्तर है, वो आपने देखा कितना सा 0.05 का अंतर रखता है या 0.03 का डिफरेंस रखता है। तो देखो अब यहां देखो, ये फास्फोरस का डोनर दाता ऊर्जा स्तर, दाता ऊर्जा स्तर किसका, फास्फोरस का। जो फास्फोरस का डोनर लेवल है वो सिलिकॉन के संयोजी बैंड से कितना सा अंतर रखता है, देखो आप। तो सब जैसे आपने फास्फोरस सिलिकॉन में मिलाया तो एक तरह से तो वैलेंस बैंड उठ के कहां चला गया, ऊपर चला गया, और वर्जित ऊर्जा अंतराल
घट गया। दोबारा सुनना, फास्फोरस का दाता ऊर्जा स्तर देने वाला, मैंने आपको क्या कहा, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देते ही ये सीधा कहाँ को दिया, चालन बैंड में था। तो ये कहाँ पर, वैलेंस में था भाई, ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट में था ना, तो था तो ये वैलेंस बैंड में, संयोजी बैंड में था। लेकिन 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देती कहां पहुंच गए, क्रिस्टल के चालन बैंड, मतलब फ्री हो गया, क्रिस्टल को चार्ज कैरियर के रूप में मिल गया ना, तो कहां पहुंच गया, चालन बैंड में। एक आवेशवाहक तभी बोलोगे आप। तो ये जो आपका फास्फोरस है, फास्फोरस सिलिकॉन के संयोजी बैंड को ऊपर उठा देता है, ऊंचा ले आता है, डोनर लेवल ऊपर आ जाता है। तो स्वाभाविक है वर्जित ऊर्जा अंतराल घट जाता है ना। अब दो चीजें हुई, एक तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन गिफ्ट मिला, एक फास्फोरस के मिलने से दाता ऊर्जा स्तर उठ गया, यानी वैलेंस बैंड उठ गया, उसका चालन बैंड से अंतर क्या रह गया, कम रह गया। अब तो कमरे के ताप पर जो पहले नहीं हो पा रहा था वो हो जाएगा, क्योंकि अब कमरे के ताप पर मिलने वाली ऊर्जा पहले की तुलना में अतिरिक्त होगी, एक्स्ट्रा कहलाएगी, क्योंकि पहले तो वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अब वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थोड़ी रहा। तो सब अब कमरे के ताप पर स्वाभाविक रूप से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से चालन बैंड में कूदेंगे, येलो साहब, और संयोजी बैंड में क्या पैदा हो जाएंगे, होल। तो यहां पर बहुसंख्यक आवेश वाहक और अल्पसंख्यक आवेश वाहक चार्ज कैरियर कौन कौन है साहब, मेजोरिटी चार्ज कैरियर। तो मेजोरिटी किसकी बनी, बैठे ठाले आपको इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही गिफ्ट मिल गए थे, और बॉन्डिंग ब्रेक होने से और मिल गए, तो अधिक संख्या किसकी है, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इनको एन टाइप या नेगेटिव। और अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, होल होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब आप अर्धचालक पढ़ रहे हैं तो आवेशवाहक तो दोनों ही होंगे। अब देखो यहां पर आपने इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ा ली है ना, धारा तो बढ़ गई ना, ये वाला पोर्शन बढ़ गया, ये वाला घट गया। भाई अल्पसंख्यक है ना आवेशवाहक, तो ये वाला आईपी है या आईएन है, तो नेगेटिव धारा बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन धारा बढ़ गई, होल धारा घट गई, है ना। कुल मिला के धारा तो बढ़ेगी, वो इतनी थोड़ी घटी जितनी ये बढ़ी। तो कहने का मतलब ये है कि सब अर्धचालक में आवेशवाहक तो सदैव दोनों ही होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन भी और होल भी। लेकिन आप जब फास्फोरस यानी पेंटावेलेंट यानी पंच संयोजी तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको गिफ्ट मिलता है, और वह बहुसंख्यक आवेशवाहक का कार्य कर रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है, इसने इस अर्धचालकों में क्या कहना चाहिए, ऋणात्मक या नेगेटिव अर्धचालक कहना चाहिए। तो ये इसके नाम के पीछे का कारण। दूसरा ये बता ही दिया कि अशुद्धि मिलाने से चालकता क्यों बढ़ गई, तो फास्फोरस का जो दाता ऊर्जा स्तर है वह सिलिकॉन के चालन बैंड से ऊर्जा का अल्प अंतराल रखता है। यानी जैसे आप फास्फोरस मिलाते हो तो फास्फोरस सिलिकॉन का
वैलेंस बैंड उठा लेता है और वैलेंस बैंड ऊपर ले जाएगा तो वर्जित ऊर्जा अंतराल घट जाएगा। अब वही कमरे के ताप पर जहां अति अल्प संख्या में आपको इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच पाते थे, अब उसी ताप बढ़ाए बिना, कमरे का ताप तो रूम टेम्परेचर है, उसको तो बढ़ा ही नहीं रहे, तो उसी कमरे के ताप पर अब आपको, क्योंकि वर्जित ऊर्जा अंतराल घट गया, तो अब आपको अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, या यूं कहते हैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, क्योंकि अब वही ऊर्जा, यानी यूं कहते हैं कि अब वर्जित ऊर्जा अंतराल घटने से अब अधिक इलेक्ट्रॉन जंप मार के किस में जाएंगे, चालन बैंड में। तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी बैंड में होल की संख्या से अधिक हो जाती है, तो बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि वर्जित ऊर्जा अंतराल घट गया। रूम टेम्परेचर पर पहले मान लो 4-5 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, अब तो लाखों इलेक्ट्रॉन कूद जाएंगे रूम टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि आपने वर्जित ऊर्जा अंतराल घटा दी। जैसे मान लो एक कंपटीशन रखें अपन कि साहब 4 मीटर की लंबी छलांग मारनी है, तो उसमें सेलेक्टिव लोग होंगे, कुछ लोग तो 4 मीटर देख के डर जाएंगे कि यार 4 मीटर की छलांग मारनी तो बहुत लंबा दायरा है। तो जहां आप लक्ष्य बड़ा कर देंगे वहां कंपटीटर कम रह जाएंगे, लेकिन जहां लक्ष्य छोटा कर देंगे वहां कंपटीटर अधिक हो जाएंगे। तो हम अगर कह दें कि 1 मीटर की आपको जंप मारना है, तो हर आदमी आता जाता आदमी कहेगा यार मैं भी मार जाता हूं, तो वहां पर फिर संख्या बढ़ जाएगी। तो एग्जैक्टली यहां पर भी ऐसा ही होता है, इसी को कहते हैं चालकता का बढ़ना। अब इसमें एक लास्ट बट नॉट लिस्ट छोटी सी बात और, अब आप सोचेंगे कि सब बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन हैं, तो आवेशवाहकों का घनत्व तो चेंज हो गया होगा। ये ध्यान रखना आप, मैंने आपको बताया था कि सब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था नेजर चालक में, नेजर चालकों में इलेक्ट्रॉन का घनत्व और होल का घनत्व दोनों बराबर होते हैं, यानी चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या और संयोजी बैंड में होल की संख्या बराबर होती है, यानी इलेक्ट्रॉन और होल जोड़े में यानी युग्म में उत्पन्न होते हैं। किसमें? ये बात मैंने आपको बताई थी नेजर चालक में। तो साहब ये दोनों बराबर होते हैं, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन का घनत्व होल का घनत्व दोनों बराबर है, इसको अपन ने Ni से बोल दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। ये सब बेसिक इक्वेशन है अर्धचालक की, न्यूमेरिकल में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, ये बेसिक इक्वेशन है। तो आपने जैसे भी इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा लिया तो होल का घनत्व घट गया, Ni स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, Ni स्क्वायर में फर्क नहीं पड़ेगा, Ni स्क्वायर में कोई अंतर नहीं है। जैसे मान लीजिए पहले ये भी 100 थे, ये भी 100 थे, है ना, तो दोनों की मात्रा 100 थी, तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, है ना। अब मान लो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए अगर 10,000 इलेक्ट्रॉन है तो अब होल एक ही होगा, ये गुणा सदैव यही बना रहेगा। मान लीजिए बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन का मतलब आप कह रहे हैं कि 1000 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर होल 10 ही रहेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन तो 10,000 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो अगर बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो अल्पसंख्यक होल घट जाते हैं, लेकिन आवेश वाहकों का घनत्व यानी अर्धचालक इसका सदैव पालन करता है ना। तो सब आज थोड़ा टाइम अधिक लग गया, बेसिक चीजें थोड़ा सा मजा आता है, हालांकि ठीक है ऐसा कुछ वो नहीं है, पर बेसिक चीज को बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा।
तो आज तो इसको इस पे एंड करना पड़ेगा, नहीं तो अब एन टाइप तो ले लिया। तो बाह्य अर्धचालक के दो प्रकार, एक ऋणात्मक अर्धचालक, अब एक धनात्मक आएगा। ये अपद्रव्य अर्धचालक के प्रकार हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन पढ़ाएंगे पी टाइप, है ना। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।